बढ़िया एकदम। तो देखो सब कुछ अब ओपन हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी कोचिंग्स वगैरह ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटीज है वो अभी पूरी तरीके से नहीं हमारे पास आ रही है। तो अपन ये वीडियोस इसीलिए ला रहे हैं जिससे आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल रह सके, बहुत हेल्पफुल ये वीडियोस आपके लिए काम कर सके, ठीक है। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अपन क्यों पढ़ते हैं? ये अपन पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के लिए पढ़ते हैं बच्चों। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछे आते हैं कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो कुछ भी आपको ये पूछा जा सकता है। इसीलिए अपन ये पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करें बच्चों तो ये मेनली 3 इंटरमीडिएट्स में होता है। अगर बात करें किसमें, एल्कीन, सेकंड कार्बोकैटायन एंड थर्ड फ्री रेडिकल। क्लियर बच्चों? देखिए कैसे इन 3 चीज को सीखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोकैटायन है, ठीक है, जस्ट मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन को एज अ फंक्शनल ग्रुप मान के, इसको कैसा, एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप मान के मैं इसको मान सकता हूं कि इस कार्बन के जस्ट जुड़े कार्बन, इस कार्बन से जस्ट जुड़े कार्बन जो भी कार्बन होंगे वो सारे क्या होंगे बच्चों, अल्फा कार्बन होंगे। तो आप देख सकते हो इस कार्बोकैटायन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच था, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच था, इसीलिए बच्चों ये कार्बन में क्या है, अल्फा कार्बन है, साथ ही साथ ये कार्बन में क्या है, अल्फा कार्बन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर कार्बोकैटायन होता है, क्लियर। अब मुझे बताएं क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो आपने ये सीख लिया कि अगर मेरे पास कभी भी कार्बोकैटायन गिवन है तो मैं इसके अबाउट अल्फा कार्बन देख सकता हूं। क्या आप सबको क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हाइड्रोजन, अगर मैं डायरेक्ट जुड़े की बात करूं तो अल्फा कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन कौन से जुड़े होते हैं बच्चों, अल्फा कार्बन के ही जो हाइड्रोजन होते हैं क्या वही डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो मैं एक लाइन में ये कह सकता हूं कि अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं ये चीज, ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो क्या आप सब क्लियर कर सकते हैं? तो मुझे बताएं बच्चों अगर मेरे पास कंपाउंड है ये, ठीक, अब मुझे बताएं अल्फा कार्बन कौन कौन से होंगे। तो क्या आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन का मतलब क्या हुआ, कार्बोकैटायन वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, और 3 के तीनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? वैसे ही यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों, कार्बन की 2 वैलेंसी बिजी है तो बाकी बची 2 वैलेंसीज क्या होंगी बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब अल्फा कार्बन से डायरेक्टेड कनेक्टेड या अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या आप सबको क्लियर हो गया? मैं कह सकता हूं यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों? मुझे एक एग्जांपल करके दिखाएं जल्दी से और मुझे ये बताएं कि यहां पर कितने अल्फा कार्बन है और कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं अल्फा कार्बन की बात करूं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। यहां हाइड्रोजन कितने होंगे, 3, क्योंकि एक वैलेंसी बिजी है बच्चों तो बाकी बची 3 वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। यहां 2 वैलेंसी बिजी है तो बाकी बची 2 वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। और वैसे ही यहां पर भी क्या होंगी, 2 हाइड्रोजन होंगी।
तो बच्चों टोटल काउंट करें, अल्फा कार्बन तो मेरे पास 3 है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 2 5 और 2 7, तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 7। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन देख रहा हूं इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। तो ध्यान दें, जैसे मैंने कार्बोकैटायन में देखा है, जस्ट सपोज जैसे मैं मान लूं एल्कीन ले लूं एज ए एग्जांपल, कि मुझे एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, क्लियर है। अब ध्यान दें बच्चों, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन था तो वहां पर कार्बोकैटायन कितने कार्बन से मिल रहा था, भाई कार्बोकैटायन का मतलब है एक कार्बन पे वैलेंसी कम थी, वैलेंसी कम थी तो वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में ये क्या था, एज अ कार्बोकैटायन था, तो एक कार्बन पे ही था। लेकिन अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो क्या एल्कीन पे ये कार्बन भी और ये कार्बन भी इक्वली है, मतलब इसका भी उतना ही रोल है जितना इसका है। तो अब ध्यान दें बच्चों, इन केस ऑफ एल्कीन इसे एज अ फंक्शनल ग्रुप मान के, फंक्शनल ग्रुप मान के आप क्या करेंगे, अब इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन, ये सबके सब क्या होंगे बच्चों, अल्फा कार्बन होंगे। क्या होंगे, अल्फा कार्बन। तो जैसे मैंने कार्बोकैटायन में सीखा, क्या मैं यहां सीख सकता हूं कि अल्फा कार्बन क्या होंगे बच्चों, एल्कीन के कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन, एल्कीन के कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन क्या होंगे बच्चों, अल्फा कार्बन होंगे। और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, क्लियर है, अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। मुझे जल्दी से बताएं बच्चों, यहां पर अल्फा कार्बन कितने हैं, क्या मुझे दिख रहा है एल्कीन है, एल्कीन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, एल्कीन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन इज इक्वल टू 2, क्लियर है क्या। मुझे बताएं इस कार्बन की बची कितनी वैलेंसीज होंगी, 3, और 3 की तीनों क्या होंगी बच्चों, हाइड्रोजन होगी। इसका मतलब क्या यहां भी 3 हाइड्रोजन होंगे और यहां भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो मैं कह सकता हूं बच्चों ये हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन है, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल, क्योंकि अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे बताएं अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 + 3 6। तो क्या एल्कीन में आपको देखने में कोई दिक्कत है, जल्दी से एक एग्जांपल ये भी करें। मान लीजिए मेरे पास ये है, अब मुझसे पूछा गया है इसके इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, तो मैं तुरंत देख के बता सकता हूं अल्फा कार्बन क्या है, एल्कीन्स के कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे। तो अल्फा कार्बन इज इक्वल टू 4। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने होंगे बच्चों, 3, यहां कितने 3, यहां कितने 2, यहां कितने 2। बताने की जरूरत नहीं है ये मैंने कैसे लिखा, वैलेंसीज देखिए और फ्री वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10। तो क्या आपको क्लियर हो गया अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन इन केस ऑफ एल्कीन। मान लीजिए कोई आपसे कहता है इन केस ऑफ रेडिकल, तो जैसे आप इस कार्बोकैटायन में देख रहे हैं वैसे ही आप इस रेडिकल में भी देखेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास इस पर मैंने रेडिकल लगा दिया, ये क्या है, रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। इस रेडिकल से डायरेक्ट जुड़े कार्बन जो भी होंगे वो क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे। तो मुझे बताएं बच्चों ये क्या होंगे, अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़े हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो बताएं क्लियरली, मैं कह सकता हूं अल्फा कार्बन कितने हैं, 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। जल्दी से मेरे को एग्जांपल में बताएं, क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, गिन के बताएं। अल्फा हाइड्रोजन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 3 3 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। तो मुझे क्लियर हुआ कि कैसे मैं अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन को देख पा, क्यों मैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन में आपको देखना सिखा रहा था, ऐसा क्या था। तो अब हम सीखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 केस में होता है, एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। क्लियर। कभी भी आपको कोई पूछे कि कार्बेनायन में क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगा नहीं। क्लियरली ध्यान रखें, सिर्फ 3 ही ऐसे केसेस हैं जहां हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम देते हैं बच्चों, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर। क्यों इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस देते हैं, इसके लिए मुझे मैकेनिज्म जानना होगा बच्चों, और मैकेनिज्म के लिए आपको अब ध्यान देना होगा कि मैं कैसे इन केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। अब आप देखिए, मैं जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कार्बोकैटायन का केस लेता हूं। किसका केस लेता हूं,
कार्बोकैटायन का केस लेता हूं। मान लीजिए कार्बोकैटायन का मतलब क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके का। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, लेट्स सपोज वी हैव CH3 CH2 पॉजिटिव, क्लियर। मान लीजिए इसको मैं अगर थोड़ा सा ऑर्बिटल के रूप में दिखाऊं तो क्या कुछ इस तरीके से ये H H और ये वैकेंट ऑर्बिटल और ये वेज में H और ये डैश, क्या कुछ इस तरीके से होगा? क्लियरली आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों मैंने बनाया? ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरीके से फिगर होगा। और ये जो ऑर्बिटल है बच्चों, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या ये p ऑर्बिटल होगा? आप देख पा रहे हैं क्या ये p ऑर्बिटल? क्लियर। तो होता क्या है बच्चों, यहां पर एक कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है कॉन्जुगेट हम किसको बोलते हैं? कॉन्जुगेट का मतलब होता है अल्टरनेट, क्लियर। अल्टरनेट का मतलब हुआ कि ये क्या है, इसके अल्टरनेट। ऐसे अल्टरनेट केसेस में ही रेजोनेंस पॉसिबल है बच्चों, इसीलिए हम उसे नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। क्या आपको सब क्लियर हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अब बताइए इस p ऑर्बिटल पास, जिसके पास एक वैकेंट है, जिसके पास खाली है, इलेक्ट्रॉन्स खाली है, लेकिन अगर बाद में देखो तो इसके कॉन्जुगेट में क्या है? अगर इसके कॉन्जुगेट की बात करो तो एक छोड़कर एक, अल्टरनेट क्या होगा? क्या इसके कॉन्जुगेट में ये बॉन्ड है, और ये बॉन्ड बच्चों, ये बॉन्ड क्या करेगा? ये बॉन्ड अब इस ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके तो ऑर्बिटल फुलफिल है, ये बॉन्ड के साथ है। तो ये क्या करता है, इस ऑर्बिटल को अपने बॉन्ड डोनेट करता है, अपने बॉन्ड देता है। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो मुझे बताएं बच्चों, क्या ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है? बहुत सही है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों बोला? कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़ा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता था? साथ ही साथ ये अल्फा हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकते थे। क्यों? क्योंकि ये इसके कॉन्जुगेट में है। इसका हाइड्रोजन क्यों इसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता? क्योंकि ये इसके कॉन्जुगेट में नहीं है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अल्टरनेट होना, क्लियर है? तो मुझे बताएं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होगी, तो क्या इस वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने के लिए क्या एक पावर मिलेगी यहां से? और इस पावर के मिलने से क्या इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी? क्योंकि इसे क्या मिल रहा है? इसे एक रेजोनेंस मिल रहा है, जो बॉन्ड तो फॉर्म नहीं कर रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक शेयरिंग हो रही है, एक अट्रैक्शन हो रहा है, क्लियर है? इसलिए इसे नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, जहां पर इसका रेजोनेंस नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, क्लियर है? तो मुझे बताएं, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, क्या उतने ही ज्यादा इसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएंगे, इतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर पाएंगे? और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो मुझे बताएं, क्या मैं लिख सकता हूं कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? मैं लिख सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतनी ही ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेट्स हैव एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है और ये कार्बोकैटायन है, और मुझे पूछा जाए कि यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने काउंट करें बच्चों? 3 + 3 कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों काउंट करें? 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों काउंट करें? 3। तो मुझे बताएं, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही ज्यादा होगी? तो बताएं बच्चों, क्या ये कार्बन 9 अल्फा कंटेनिंग है? तो यहां पर मैं कह सकता हूं B is greater than A is greater than C, क्योंकि यहां 6 अल्फा है और यहां पर 3 अल्फा है। तो मुझे बताएं बच्चों, क्या ये टर्शरी कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बन पर कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बन पर कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बन पर कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसे देखते हैं डिग्री? जितने डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन होते हैं वही उसकी डिग्री होती है। यहां 3 थे तो 3 डिग्री, यहां 2 थे तो 2 डिग्री, यहां 1 था तो 1 डिग्री। और हमें पता है बच्चों,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या ऑर्डर आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखिए यहां से ये प्रूफ भी ऐसे हम कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्लियर हो गया आपको इन केस ऑफ कार्बोकैटायन हम कैसे देखते हैं, क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? इसके एग्जांपल अभी हम एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, तो आप ध्यान दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एल्कीन में होता है और किस तरीके से फ्री रेडिकल। तो बच्चों ने यहाँ पर देखा कि कार्बोकैटायन में कैसे यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसीड कर रहा था और उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम देख पा रहे थे। क्लियर है? बात करते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल। किसकी बात करने वाले हैं? फ्री रेडिकल। जिस तरीके से कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एज इट इज, यहां पर भी वैसे ही शेयरिंग होती है। अगर आप सोचें तो कोई अगर आपसे पूछे कि कार्बोकैटायन में किस तरीके का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो आपने देखा था बच्चों कि कार्बोकैटायन के केस में क्या था, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल था और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को मैं सिग्मा बॉन्ड से डिनोट कर सकता हूं। तो बताएं यहां पर जो कॉन्जुगेशन है बच्चों, वो कैसा कॉन्जुगेशन है? सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है इन केस ऑफ कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप का है? सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, जहां सिग्मा फुलफिल है और पी वैकेंट है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ये भी दे सकता है सिग्मा फुलफिल पी फुलफिल, सिग्मा फुलफिल पी इम्पिटी। तो हमें ध्यान देना होगा यहाँ सिग्मा क्या होता है? फुलफिल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और पी क्या होता है? वैकेंट, जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लियर है? तो जैसे ही कार्बोकैटायन में हुआ सेम एज इट इज रेडिकल में भी होता है। तो मैं कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या क्लियर है? क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूं? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसीड करता है, किस चीज को हम सीखेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एल्कीन के केस की अगर हम बात करें तो एल्कीन में क्या होता है बच्चों, कुछ इस तरीके की एल्कीन होती है। अगर यहाँ पर मैं एक वैलेंसी ले लूं और जहां पर मैंने CH3 ग्रुप को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। अब मैं वही काम करने जा रहा हूं, मैं इसे ऑर्बिटल्स में बनाने जा रहा हूं, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये आपस में क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बन रहा होता है। क्लियर है? और यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है एक प्लेन में और बाकी कहाँ होंगे? एक प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरा उसके वेज में और दूसरा डैश में। क्लियर है? तो मुझे बताएं बच्चों, जैसे मैं यार कार्बोकैटायन में देख रहा था, तो कार्बोकैटायन में कुछ वैकेंट था, तो उसे कुछ चीजों की जरूरत थी, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। रेडिकल में भी क्या है, चीजें थोड़ी डिफरेंट है। रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन चाहिए उन्हें, क्लियर है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन यार मुझे ये समझाओ, पाई बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे फुलफिल है, जो कि रेजोनेंस ओवरलैप कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो यहां ऐसा क्या हुआ कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हुआ? क्या आपको समझ में आ रहा है? अब एनायन में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि एनायन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उसे हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत है ही नहीं। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यहां पर आपको जो ये ऑर्बिटल दिख रहा है, ये एक्चुअल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। क्लियर? और यहां पर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, वो होता है बच्चों वैकेंट, और वो वैकेंट होता है तो इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार, बॉन्डिंग को बोलते हैं पाई, एंटी बॉन्डिंग को बोलते हैं पाई स्टार। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये सब चीजें पढ़ेंगे, आप इनऑर्गेनिक पे पढ़ा होगा आपने। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके कॉन्जुगेशन में कौन हुआ, इसके अल्टरनेट में कौन सा बॉन्ड हुआ? ये जस्ट बगल वाला बॉन्ड और ये अल्टरनेट बॉन्ड। तो मुझे बताएं ये बॉन्ड क्या है? ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब क्या होता है बच्चों, इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। क्लियर? और सोचिए वही केस हुआ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतने ही ज्यादा इस एल्कीन की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसके एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो कि वैकेंट है, तो वहां पर इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी? ओवरऑल क्या होगी? यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सेम एज इट इज मैं लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको ये चीज? तो बताएं, अगर मेरे पास कभी भी ये एल्कीन है और
ये एल्कीन है। बच्चों इन तीनों एल्कीन्स में मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं। क्या मुझे काउंट क्या करना है बच्चों? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? एल्कीन्स के कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं? 3 और 3। क्यों 3 लिख रहा हूं पता है आपको? वैलेंसीज उसकी 3 फ्री है। इसका मतलब यहां 9 अल्फा है, यहां 3 अल्फा है और यहां पर बच्चों 3 और 3 6 अल्फा है। क्लियर है? तो यहां पर बताएं 9 अल्फा 6 अल्फा और 3 अल्फा, तो ऑर्डर हो जाएगा C B A। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे देख सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। एक्चुअली में यहाँ जो प्रोसेस होता है, जो हमें समझाना थोड़ा सा सही लगता है, वो क्या होता है बच्चों? हम ऐसा कुछ बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को, एल्कीन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो सोचिए ये जो माइनस चार्ज आएगा, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। तो जो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर से रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से एनर्जी क्या होगी? लूज होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी लूज होगी कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके का एक रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से हम बताते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी बच्चों। तो क्या आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हम कैसे कर रहे हैं? अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन है, कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे, जिन्हें सॉल्व करते हैं और इस हाइपर कॉन्जुगेशन को यहीं पर एंड करेंगे अपन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर थ्योरी देख ली बहुत अच्छे से, और थ्योरी के थ्रू हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन हम एल्कीन में, कार्बोकैटायन में और फ्री रेडिकल में कैसे देख रहे थे, और अल्फा हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के लिए। अब हम शुरू करेंगे और अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। ध्यान से करें, सारे क्वेश्चंस को करते हैं अपन, डिस्कस करने वाला हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फा कितने बच्चों? 3 और 3। क्यों? वैलेंसीज के हिसाब से आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है। अल्फा कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां काउंट करें, इससे डायरेक्ट कार्बन ये है बच्चों, और यहां हाइड्रोजन होगा ओनली 1। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां की बात करें तो बच्चों 3 और 1। क्या बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से गिन पा रहे हैं? तो बताइए यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 7 अल्फा। तो मुझे बताएं बच्चों, ए बी सी में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मुझे बताएं यहाँ ऑर्डर होगा C A B। क्या क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। यहाँ अल्फा देखा 2 और 2, कितने अल्फा? 4 अल्फा। यहाँ पर देखा 2 and 1, कितने अल्फा? 3 अल्फा। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ध्यान दें, 3 1 2, 3 2 5 and 1 6 अल्फा। तो ऑर्डर बताया मुझे, क्या ऑर्डर हो जाएगा? C A B। क्लियर है? जल्दी से ये करें। रेडिकल की स्टेबिलिटी भी सेम है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें, यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि चारों वैलेंसीज बिजी है। 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां की बात करें तो यहां पर भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हो रहा है क्या? तो अब मुझे बताएं, कभी भी इन केस ऑफ इस तरीके का कुछ आ जाए तो ध्यान रखें, रिंग पे कभी भी कोई चार्ज होने से क्या होता है, वहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है बच्चों। तो अगर ओवरऑल करें तो रिंग के बाहर है तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ऑर्डर होगा A C और B इन केस ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना? तो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप आपको मिलेंगे। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है एल्कीन के थ्रू। एल्कीन की बात करें तो यहां पर कितने एल्कीन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3। कैसे गिना? समझ में आ रहा है? तो मुझे बताएं बच्चों, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो गए 12। क्लियर हो गया? काउंट कर सकते हैं। यहां पर 3 और 3, कितने रह गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां की बात करें तो बच्चों 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे बताएं, अगर ऐसा केस आ रहा है तो यहां पर तो इक्वलिटी है ही नहीं, तो मुझे क्या देखना है? सिंपल A B C। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगर आप A में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहां भी 6 अल्फा आएगा, यहां भी 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे और यहां भी 6 अल्फा हाइड्रोजन ही आएंगे। क्या आप काउंट कर सकते हैं? फिर हमने देखा कि सर मैं A और B में बता सकता हूं सर कि A और B में सिस है और ट्रांस है, तो यहाँ ट्रांस की स्टेबिलिटी अच्छी होगी और सिस की कम होगी। क्यों? क्योंकि रिपल्शन सिस में ज्यादा होता है, ट्रांस में कम होता है। मैंने कहा इस C को कैसे डिफाइन करोगे? तो C को डिफाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों, ध्यान देंगे कैसे। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास हाइपर कंजुगेशन करना है तो होता क्या है बच्चों,
होता ही है कि हाइड्रोजन रिलीज होता है और माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है। जब यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो प्राइमरी एनायन मूव करके प्राइमरी एनायन पे ही जाएगा। क्या देख पा रहे हैं? यहां प्राइमरी एनायन मूव करके सेकेंडरी एनायन पे जा रहा है और एनायन की स्टेबिलिटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होती है इन केस ऑफ कार्बन एनायन, क्योंकि कार्बन आयन को एनायन पहले से ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, उसे इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, इसीलिए जितने कम ग्रुप लगे होंगे उतना ही स्टेबल कार्बन एनायन होता है। तो मुझे बताएं 1 डिग्री से 1 डिग्री जा रहा है, इसका मतलब एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो तो अच्छी खासी है। यहां 1 डिग्री से 2 डिग्री जा रहा है और यहां भी 1 डिग्री से 2 डिग्री जा रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मुझे बताएं 1 डिग्री से 1 डिग्री जा रहा है, इसका मतलब जो इसकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है बच्चों। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस और सिस की बात करें तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा और सिस कम स्टेबल होगा। बच्चों इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन। क्या नाम होता है? आइसोब्यूटीन। बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखें। दिस इज सिस ब्यूटीन, ठीक है, दिस इज सिस ब्यूटीन एंड दिस इज ट्रांस ब्यूटीन। क्लियर? तो आपको समझ में आया, आइसोब्यूटीन सिस और ट्रांस दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना बच्चों। 6 नंबर करते हैं, अल्फा काउंट करिए 3 2 2, कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां काउंट करें 3 1 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे ही काउंट कर रहा हूं मैं, तो 3 2 1 एंड 7, यहां कितना आ गया? 7 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों यहां पर इक्वलिटी आ रही है और इक्वलिटी की वजह से अगर आप देखें तो यहां पर जो एल्कीन है, एल्कीन पर अल्फा सेम आ रहे हैं। ध्यान आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन इतना टफ आएगा नहीं क्योंकि एल्कीन अंदर है। अब ये बहुत एक्सपेरिमेंटल है तो कोई नहीं, आप इसको ऐसे कर लें। चलिए ऐसे कर लें, तो यहां पर कितने अल्फा हो जाएंगे? 2 2 2 2 एंड 6 अल्फा कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर कितने अल्फा है? 7 अल्फा, और यहां पर काउंट करें 3 3 2 2, 10 अल्फा हाइड्रोजन। कंफ्यूज ना हो इनमें, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था लेकिन मुझे लगा कि इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल सब सही है, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, आपको इतना बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। ऐसे केस में पूछता है तो आप जरूर कह सकते हैं कि रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन है और रिंग के बाहर कार्बोकैटायन है, अल्फा सेम आ रहा है तो रिंग के बाहर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? तो यहां पर होता है 6 अल्फा 7 अल्फा और 10 अल्फा, इसका मतलब सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन बी, देन ए। तो मैं लिख सकता हूं सी बी ए। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर ये हुआ कि हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या देखते हैं, ओवरऑल थ्रू लेते हैं। तो मुझे बताएं कार्बोकैटायन में जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी? सिग्मा और पी की हो रही थी। पाई में बताएं ओवरलैपिंग किसकी हो रही थी? पाई स्टार। ध्यान आया आपको? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बोलूंगा? सिग्मा पाई स्टार, या फिर सिग्मा पाई और पाई स्टार को बोल सकता हूं पाई इम्पिटी, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल क्या था? इम्पिटी था। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग को मैं किस नाम से बुला सकता हूं? इम्पिटी। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा पाई इम्पिटी, या फिर मैं सिग्मा पाई स्टार भी लिख सकता हूं। तो दोनों केस में आपको ये समझ में आ गया, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन समझ में आ गए, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आपको ये समझ में आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं नीट वगैरह में। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको लगता है कि अगर कुछ छूट गया हो या कुछ और आप चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। माई सेल्फ सुभाष यादव, और मैं आपके लिए लगा रहूंगा। क्लियर है बच्चों? खुश रहें, मौज करें। थैंक यू बच्चों।